नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी लक्ष्य के लिए निवेश करते समय कितनी बार आपने महंगाई दर को भी जोड़ा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से 20 या 25 साल बाद जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं उस पर महंगाई का क्या असर पड़ेगा? जैसे बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ती है। आज बताएंगे निवेश के किन विकल्पों से आप महंगाई दर से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं और लंबी अवधि में वेल्थ भी कमा सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गंग और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं। मोहित और प्रतिभा दोनों का स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। महंगाई जो कमाई को ज़्यादा प्रभावित करती है, शायद ज़्यादा तवज्जो उस पर इनिशियली जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं नहीं दी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हमने खुद देखे हैं लोगों के सवाल जिसमें लोग महंगाई या इन्फ्लेशन को फैक्टर इन ही नहीं करते हैं और ये समझने की शायद कोशिश नहीं रहती है कि जितने कमाई वो करना चाहते हैं अपने निवेश से उस पर महंगाई का क्या असर पड़ेगा। इसलिए मैं मोहित सबसे पहले आपसे समझूं, महंगाई को आंकना, महंगाई को निवेश में फैक्टर इन करना या जोड़ना क्यों जरूरी है? कहां पर सबसे ज्यादा महंगाई प्रभावित करती है? बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति। तो देखिए, आई थिंक महंगाई एक छिपा हुआ टैक्स है जिसे आप और मैं महसूस नहीं कर पाते, जिसकी हम कभी अलग से चर्चा नहीं करते, बट ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा टैक्स है। राइट। जितना ज़्यादा डिप्लीशन हमारे वेल्थ में महंगाई के कारण होता है, उतना किसी भी चीज़ से नहीं होता है। तो अगर इसे सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ स्वाति, तो मान लीजिए कि कभी गलती से 1984 में अगर मेरे माता-पिता ने गलती से कभी 1 लाख रुपया छोड़ दिया ऐसे ही कैश में, राइट? और वो अचानक से अभी मिल जाता है, तो उस टाइम का जो 1 लाख रुपया था, उसकी आज की जो वैल्यू है, वो कुछ 7,500 रुपए रह गई। ऐसा क्यों हो गया है कि उस टाइम में वो जितना जो ले सकते थे उस 1 लाख रुपए से, जो-जो चीज़ें खरीदी जा सकती थी, उनका भाव इतना बढ़ गया है कि उनकी अब कोई कीमत नहीं रह गई है, राइट? तो महँगाई एक ऐसा ऐसा हिस्सा है हमारी लाइफ़ का, जो कि साल ब साल बढ़ता ही जाता है और हमें इसकी अनुभूति तभी हो पाती है जब हमको हमारी जो लाइफ़ की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब हम उनको पूरा करने जाते हैं तब हमें समझ में आता है। आज भी जब हम ये सोचते हैं कि जब हम स्कूल जाते थे तो हम क्या फ़ीस देते थे और आज हमारे बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी फ़ीस क्या है, तो वो और कुछ नहीं है बट वो महँगाई है। राइट। आज जब हम छोटे थे तब हम कुछ किताबें खरीदते थे या कुछ टॉफियाँ खरीदते थे, उनकी जो कीमत तब थी और जब आज है, तो उसका भाव देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो महँगाई है और आज से 20 साल बाद जब हमको हमारी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, ख़ास तौर से हमारी रिटायरमेंट की ज़रूरतें, हमारे बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें, इन दोनों के लिए हमें जो रकम लगेगी उस समय पर, वो रकम वो नहीं है जो हमें आज दिख रही है। अगर हमको लगता है कि हमें रिटायरमेंट पे 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी आज के समय के हिसाब से, तो वो 1 करोड़ नहीं है स्वाति, वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपए आज चाहिए, तो वो आज से 20 साल बाद 40 नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए किसी भी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की प्रक्रिया में महँगाई की दर को आँकना, सही से आँकना, उसको अपने सारे कंप्यूटेशन में फैक्टर इन करना और उसके बाद निकालना कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए हमें कितनी धनराशि इकट्ठी करनी पड़ेगी, कितने समय अवधि में करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ये बहुत-बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो रेट ऑफ रिटर्न की क्योंकि आपने बात की, जैसा बताया मोहित ने, एक तो हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पर खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई दर तो उसमें ऐड ही हो रही है। आपके बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे साल दर साल कम से कम 10% से तो उनकी स्कूल की फ़ीस बढ़ेगी। आप पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा, आपने कितना खर्च किया है सालाना अपने बच्चे की पढ़ाई पर। और फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आज के खर्चे और आज से मानिए 20 या 30 साल के बाद के खर्चों में कितना अंतर होगा। क्योंकि रिटर्न की बात हुई और रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात की, हम प्रतिभा क्यों कहते हैं कि आप नॉमिनल नहीं रियल रेट ऑफ रिटर्न देखें? क्या है इससे मतलब? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी के लिए, किसी के फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो एसेट एलोकेशन है, एसेट को जब हम चुनते हैं कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या वाकई इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न पा रहे हैं।
बिल्कुल स्वाति, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मोहित ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, 2 बड़े शत्रु होते हैं निवेश के। एक तो है इन्फ्लेशन, महँगाई, और दूसरा टैक्स। अगर ये दोनों से बच जाए तो हम सब करोड़पति रातों रात शायद बन जाएँगे। तो हम कितना भी ना सोच लें, महँगाई हमें नहीं अफ़ेक्ट करता। जैसे आपने बताया, अपना लाइफ़स्टाइल का जो महँगाई है उसको शायद हम कंट्रोल कर सकें कि हम ज़्यादा बड़ा घर, बड़ा गाड़ी ना लें। लेकिन जो चीज़ों का महँगाई होता है वो तो फैक्टर इन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका सवाल जो है कि इन्फ्लेशन का जब ज़िक्र होता है तो क्या क्या रिटर्न्स देखना चाहिए? मान लीजिए आज की तारीख में आप कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट में, मतलब जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल, आप फिक्स्ड डिपॉज़िट में 1 लाख रुपए डाल रहे हो और आपको मिल रहा है रिटर्न्स 8%। तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन 7% ले लें और रिटर्न्स आपको मिल रहा है 8%, तो हमें लगता है चलो इन्फ्लेशन को बीट ही तो कर लेता है, इट्स नॉट सच अ बैड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको ये जैसे मैंने बताया, एक बड़ा शत्रु दूसरा बैठा है जो टैक्स, तो आपको टैक्स भी फैक्टर इन करना ज़रूरी है। अगर 10% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको 10% अगर आप 8% से निकाल दोगे, तो आपका हुआ रिटर्न 7.2। फिर भी ठीक है, 7% इन्फ्लेशन है, 7.2 आपको मिल गया। लेकिन अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको 6.4 सिर्फ मिलेगा, क्योंकि 20% तो टैक्स में चला गया। मतलब आपका इन्फ्लेशन 7% है और आप उससे कम कमा रहे हो, और 30% में तो मतलब 5.9% आपका नेट रिटर्न्स है। तो सिर्फ रिटर्न्स देखना बिना टैक्स को कैलकुलेट करते हुए, ये गलत होगी, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। मतलब आपने इन्वेस्ट करके अपना परचेसिंग पावर कम कर दिया। इससे बेटर तो आप उस दिन पे खर्चा कर लेते, तो शायद आप बेटर सामान खरीद सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर टैक्स रियल रिटर्न्स आप देखें, और कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इन्फ्लेशन मेंटेन करने वाला रिटर्न, तो मेंटेनिंग ऑफ परचेसिंग पावर रहेगा। ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। ग्रोथ तभी होगा जब आप इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लेशन अगर 7% पर है तो आपको ये समझना है कि आपका जो रिटर्न मिल रहा है आपको अपने एसेट क्लास से, वो कम से कम 7% से तो ऊपर ही होना चाहिए। जितना और ऊपर उतना अच्छा है। ये भी समझेंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो 7% या महंगाई दर से ऊपर आपको जो रिटर्न है देने में कारगर साबित होते हैं। पर पहचाने कैसे महंगाई को? क्या कुछ सेट रूल हैं इसके? मोहित, ये समझना ज़रूरी है, एक निवेशक कैसे समझ सकते हैं, कैसे आंक सकते हैं कि आज की महंगाई कल उन पर कितनी भारी पड़ सकती है? क्या हम बैठकर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से? जी स्वाति। तो देखिए स्वाति, थोड़ा-सा टेक्निकल काम है महँगाई की दर को आँकना। पर अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे पैमाने होते हैं जो जगह-जगह हर टाइम, हर मंथ पब्लिश होते रहते हैं। तो बहुत आसानी से एक आम निवेशक को पता लग सकता है कि महँगाई एक ब्रॉड तरीके से किस हद तक बढ़ रही है और किस हद तक चल रही है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो पिछले 20 साल का, 24 साल का अगर आप डेटा देखें, तो कुछ महँगाई की दर 5 साढ़े 5% के आसपास की रही है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये है कि हर साल जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की, जो खाने-पीने का सामान है, पढ़ाई है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी है, वो ऑन एन एवरेज 5 से साढ़े 5% से बढ़ रही है उनकी कीमत। यानी जो ₹100 की चीज़ है, वो अगले साल ₹105.50 की हो जाती है, राइट? पर अभी आपकी लाइफ़ का महँगाई और मेरी लाइफ़ की महँगाई बहुत अलग हो सकती है। हो सकता है कि जो मेरे खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है स्कूल अलग हो सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस अलग हो सकता है सोसाइटी के एक्सपेंसेस अलग कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हर किसी को अपने लेवल पर भी एक बार महँगाई को आँकना पड़ेगा। ब्रॉड तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? आरबीआई हर साल एक सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर पब्लिश करता है, जो ये बताता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल महँगाई कितनी बढ़ी है। तो वो जो भी नंबर होता है, वो नंबर जो है वो 2000 के ऊपर में बेस्ड है। 2000 के भावों को उन्होंने ₹100 पे ले लिया है और उसके बाद अगर लास्ट पब्लिश नंबर अगर आप देखेंगे, तो वो मान लीजिए वो 386 के आसपास का कुछ नंबर है, तो इसका मतलब तब से लेकर अब तक प्राइसेज़ जो हैं वो ₹100 का जो भाव था वो ₹386 के आसपास कुछ हो चुकी हैं, राइट? तो आपको उससे समझ में आ जाता है और हर साल ये नंबर पब्लिश होता है कि इस साल कितनी महँगाई बढ़ी है। दूसरा, आप हमेशा ये भी देखेंगे कि भारत के जितने भी इकोनॉमिक आंकड़े पब्लिश होते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि सीपीआई कॉस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो कितना चल रहा है। यानी 2 तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े होते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि आप और मैं जो रिटेल तरीके से जो चीजें ले रहे हैं उनके भाव किस गति से बढ़ रहे हैं, किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल वो आंकड़ा है कुछ 3.5% के आसपास। और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी होलसेल दरें किस रेट से बढ़ रही है, तो वो दर फिलहाल 2% के आसपास है। पर ये दर हर महीने चेंज होती है, हर महीने पब्लिश होती है और सालाना भी पब्लिश होती है। तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि आपको क्या दर लेनी है। बट फिर भी मेरी राय में स्वाति, जब भी कोई अपना फाइनेंशियल प्लान बनाता है या गणना करता है कि उसको आगे जाकर किस हिसाब से किस दर पर बचत करनी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 5 से 6% की इन्फ्लेशन दर आपको अज्यूम करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड एक हमारा वो रहा है। और दूसरा, आपके और हमारी लाइफ में जहाँ मेडिकल खर्चे ज्यादा हैं या पढ़ाई की अगर हमारे हमारे दिल में उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छी स्कूलों में, बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करें या कहीं विदेश में शिक्षा लें, तो वो जो महंगाई की दर होगी, वो जो इन्फ्लेशन रेट होगी, वो बहुत हाई होगी। तो आपको ऑन एन एवरेज 5.5 से 6% की इन्फ्लेशन दर इंडिया में अज्यूम करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको एजुकेशन इन्फ्लेशन या हेल्थ इन्फ्लेशन अलग से निकालना है, तो मेरी राय ये रहेगी कि यहाँ पर आप कम से कम 10% का इन्फ्लेशन मान के चलिए, बिकॉज एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी चीजें हैं जो 4-5% से नहीं, पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से इनकी कीमतें भाग रही हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे महंगाई को आंक सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई की बात हुई, एजुकेशन इन्फ्लेशन है, एक तो नॉर्मल महंगाई है ही, ऊपर से एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% की अगर प्रतिभा जोड़ दी जाए, तो ये जो पढ़ाई पर महंगाई भारी पड़ रही है उसको कैसे आंके। मतलब ग्रेजुएशन के लिए बच्चे को तो लाखों की रकम की फीस तो चाहिए ही, लेकिन आज की तारीख में वो लाखों की चाहिए होगी। आज से 10 या 18 साल के बाद या 12 साल के बाद तो वो करोड़ों में जाएगी। इसका गणित कैसे समझें? एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है किसी को समझना कि हम जब इन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आज की तारीख में कितना हो रहा है। आज की तारीख में मान लीजिए 10 लाख रुपए सालाना लगता है ग्रेजुएशन के लिए, 4 साल के लिए, मतलब 10 10 10 40 लाख रुपए लगता है। तो हमें लगता है 10 का 12 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होना है। लेकिन मान लीजिए आज की तारीख में 18 साल का बच्चा है, उसको तो 10 लाख ही लगना है। लेकिन आपका बच्चा 8 साल का है, 10 साल बाद वो ग्रेजुएशन करने वाला है, और हमने जैसे आपने बताया 10% तो कम से कम एजुकेशन इन्फ्लेशन पकड़ना चाहिए। तो क्या ये 40 का 50 आप करोगे क्योंकि आपने बोला 10 नहीं 12 कर लेते हो, ये बस हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप 10% के हिसाब से करोगे तो 10 के बदले में 26 लाख हो जाएगा पर ईयर का एक्सपेंसेस। 10 कहाँ है, 26 कहाँ है? मतलब 26 लाख पर ईयर, और 4 साल के लिए 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये 40 और 1 करोड़ में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 40 लाख इकट्ठा कर रहे हो तो साला आप महीने का 17,000 रुपए का एसआईपी करोगे तो वो 40 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है 10 साल में, क्योंकि बच्चा तो 8 साल का है ना, तो आपको 45,000 रुपीज का एसआईपी करना है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का एसआईपी करना है। तो इससे घबराना नहीं है, आप स्टेप अप एसआईपी के जरिए भी कर सकते हो। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन एजुकेशन के लिए वही नहीं है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, 10% है। 10% मतलब 10 साल में 2.6 टाइम्स हो जाता है, 10 लाख का 26 लाख हो जाता है। इसलिए आप 2-3 टाइम्स एक्स्ट्रा आपको सेव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मकसद नहीं पूरा हो पाएगी। इसका एक और मतलब एक टेक अवे ये भी है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो आपको मालूम ही है कि आपके बच्चे को पहले 14 साल एक स्कूल में बिताने हैं, 1 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन एंड देन हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो आपके पास एक टाइम पीरियड है, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी। और सेम गोज़ फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको मालूम है आप 55 या 60 की उम्र में रिटायर होंगे, तो उसके लिए भी आप वेल इन एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये गोल दो ऐसे फिक्स्ड गोल्स हैं जो कि प्लानिंग करने के लिए शानदार माने जाते हैं। हमने पढ़ाई की प्लानिंग की बात की कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। रिटायरमेंट प्लानिंग में महंगाई का असर भी हम समझेंगे, कैसे वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। मैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर अब आती हूँ। मोहित, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज जितने पैसे की हमें ज़रूरत है, आज से 20, 25, 30 साल के बाद, अगर मानिए कोई 30-35 साल के हैं, रिटायरमेंट तक 55 साल या 60 साल तक, उतने ही पैसों की ज़रूरत तो नहीं होगी। कैसे समझे आपके जो फ्यूचर बाइंग पावर है उसको समझने का कोई यूजफुल रूल है जो आप हमारे दर्शकों को बताएं?
बिल्कुल स्वाति। तो मैं एक बहुत छोटी-सी इसमें गणित बताता हूँ। तो समझ लीजिए कि अभी आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो करीब 75,000 रुपए है, ठीक है? अगर आपका ये महीने का खर्चा अभी है और आप 25 साल बाद रिटायर होने वाले हैं और मैं एक बार के लिए मानता हूँ कि जो इन्फ्लेशन की दर होगी, वो होगी 6% सालाना। तो अगर 6% की इन्फ्लेशन दर है और जो खर्चा मेरा आज का 75,000 रुपए महीने का है, वो आज से 25 साल बाद बढ़कर स्वाति 3.25 लाख रुपए हो जाएगा। 3,25,000 रुपए के करीब हो जाएगा। इसका मतलब मुझे हर साल आज के अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए आज से 25 साल के बाद में 3.25 लाख रुपए हर महीने के लगेंगे, यानी करीब करीब 40 लाख रुपए मुझे साल का लगेगा आज से 25 साल बाद अगर मैं रिटायर हो रहा हूं। अब मुझे ये जानना है कि 40 लाख रुपए अगर मुझे हर साल लगेगा तो वो क्या कॉर्पस है जो मेरे पास होना चाहिए रिटायरमेंट का। तो यहाँ पर एक रूल आता है स्वाति, जिसे हम बोलते हैं ट्रिनिटी रूल। इसे 4% विड्रॉल रूल भी बोलते हैं। तो अगर मेरे पास में उस समय 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस है तो मैं उसमें से 4% यानी 40 लाख रुपए हर साल बिना किसी झंझट के, बिना किसी झिझक के विड्रॉ कर सकता हूं। इसका अजम्पशन एक ही है कि वो जो 10 करोड़ रुपए है वो ऐसी दर पर निवेशित हो जो कि इन्फ्लेशन के आसपास की दर हो, या इन्फ्लेशन को बीट कर रही हो। यानी अगर आपका पोर्टफोलियो 50 इक्विटी 50 डेट के एसेट एलोकेशन पे चल रहा है तो आप आसानी से इन्फ्लेशन की दर को बीट कर पाएंगे। तो उस तरह के एलोकेशन में आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड होना चाहिए। अग्रेसिव भी नहीं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं, जो कि आपको एक अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग रेट दे दे। तो अगर वैसा मेरा कॉर्पस है तो इस केस में मुझे 10 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। 4% के रूल के हिसाब से मैं हर साल उसमें से 40 लाख रुपए निकाल सकता हूं। तो मेरे पास एक 10 करोड़ का कुआं है, मैं हर साल उसमें से 40 लाख रुपए का अपना एक कॉर्पस अलग से निकाल सकता हूं, जो मेरी सालाना एक्सपेंसेस को टेक केयर कर लेगा और मेरे आगे आने वाले 25 साल के खर्चों को भी टेक केयर कर लेगा, बिकॉज मेरा कॉर्पस इन्फ्लेशन की दर से बढ़ रहा है। तो ये जो मेरा कॉर्पस है ये मुझे 25 से 30 साल तक सस्टेन करेगा आराम से मेरी रिटायर्ड एज में। तो ये कुछ रूल है, इसे 4% विड्रॉल रूल या ट्रिनिटी रूल बोलते हैं। बट सबसे बड़ी बात जो कि निवेशकों को समझनी है कि आज का 75,000 रुपए स्वाति आज से 25 साल बाद 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से 3.25 लाख रुपए महीने का हो जाता है और 40 लाख रुपए साल का हो जाता है। तो उसके लिहाज से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करिए। अगर आप अपनी एसआईपी की रकम तय कर रहे हैं तो 25 साल बाद आपको कितना चाहिए अमाउंट, उसके हिसाब से आज आप अपनी एसआईपी की रकम तय करिए। ये मत सोचिए कि आज का रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए और उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी की या फिर अपने निवेश की रकम को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रतिभा यही मैं ये जो बताया इसी के कंटिन्यूएशन में जो रिटायरमेंट प्लानिंग के रूल अगर हम समझें वो यही है कि आप सही एसेट क्लास का ऐसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट पर हम यूजुअली ऑल इन ऑल इक्विटी तो नहीं जा सकते हैं। आपको डेट की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी, इक्विटी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। आजकल के खर्चों के हिसाब से अभी आपको मानिए 50,000 चाहिए, आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको उससे भी काफ़ी दुगनी रकम चाहिए होगी करने के लिए। तो ये जो पूरा मैथमेटिक्स है कैसे बदल जाता है विद इन 20-25 ईयर्स ऑफ स्पैन। थोड़ा जो कैलकुलेशन मोहित ने बताई, आप उसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे। मैं ये बताऊंगी, अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है और आपको पता करना है आज की तारीख में आपका 35 साल का उम्र है और आई एम जस्ट टेकिंग राउंड फिगर्स कि आप 50,000 रुपए खर्चा कर रहे हो और महंगाई हम पकड़ते हैं 7%। 7% का महंगाई का मतलब ये होता है कि जो आज आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, 50,000 आपका खर्चा हो रहा है, 10 साल बाद वो डबल हो जाएगा और वापस 10 साल में वो डबल होना है। मतलब आप 35 में अगर 50,000 रुपए महीने का खर्चा कर रहे हो तो 45 में आपका खर्चा होगा 1 लाख और 55 में जब आप रिटायर होने जा रहे हो तो आपका महीने का खर्चा होगा 2 लाख रुपया। अगर ये बताते कोई इन्वेस्टर को, वो तो एकदम स्ट्रेंजली दिखता है कि क्या आप बता रहे हो, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारा खर्चा कम होगा, इतना नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखोगे तो उतना ही बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप रिटायर हो गए, इन्फ्लेशन तो बंद नहीं होने वाला है, आगे जाके भी 55 के बाद भी हर 10 साल में डबल होता रहेगा। अगर आप ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर वो देखेंगे 50,000 रुपये एट द एज ऑफ 35, तो 2 लाख रुपए एट द एज ऑफ 55,
60 में 2.5 होता है, तो मतलब 5 साल में सिर्फ 0.5 बढ़ा, लेकिन 70 में होता है 5 लाख रुपया और 75 में 7 लाख। और ये लगता है अगर आपको कि हमें रिटायरमेंट में इतना खर्चा नहीं होना है, बहुत कम होगा, तो आपको गलत लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सपेंसेस इसके टोपी उसके सर होता है। आज की तारीख में शायद आप बहुत ईटिंग आउट करते हो, मूवीज देखते हो, कल की तारीख में ट्रैवल करोगे क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, और कुछ टाइम के बाद मेडिकल खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जितना लग रहा है आज की तारीख में उतना ही लगना है। तो अगर 50,000 आप कर रहे हो, तो आप 55 में रिटायर होने के लिए आपको कॉर्पस कितना लगेगा? आमतौर पे लोग बोलते हैं 1-2 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन आपको 5.1 करोड़ लगेगा। अगर आप उसको इक्विटी डेट में इन्वेस्ट करोगे तो 5.1 करोड़ पूरा का पूरा आपके 85 ईयर तक जीरो हो जाएगा, अगर आप हर साल से निकालते जाओगे। क्योंकि आप 55 में निकालोगे सिर्फ 2 लाख पर मंथ, और 75 में निकालोगे 7 लाख पर मंथ। तो 85 तक अगर आपको जीना है तो 5.1 करोड़ लगेगा। ये बहुत ही मुश्किल है किसी को समझना कि इतना सारा पैसे का बुढ़ापे में करेंगे क्या। मेडिकल करेंगे, ट्रैवल करेंगे, गिफ्ट करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कम नहीं होने वाला है। इन्फ्लेशन का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये समझना भी ज़रूरी है कि आपको प्लानिंग करनी कहाँ है। आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए ही, तो वो कौन से एवेन्यूज़, कौन से विकल्प है जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देते हैं। मोहित, इक्विटी माना जाता है बिकॉज आउट ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर नॉमिनल भी 10%, 12% या 15% तक का रिटर्न लॉन्गर टर्म में लिया जा सकता है। लेकिन उसमें भी प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है कि कैसी कैटेगरी में, कैसे फंड में आप ये रिटर्न ले सकते हैं। लॉन्गर टर्म की हम बात करते हैं क्योंकि इक्विटी तो लॉन्गर टर्म का एसेट क्लास ही है। वहाँ पर कौन से ऐसे स्कीम्स हैं, कौन से फंड्स हैं, कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सकते हैं? जी स्वाति, जब हम ये बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए आपको इक्विटी में निवेश करना है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लॉन्ग इंडिया हो जाइए। सिंपली पुट, जो भारत की ग्रोथ रेट है वो अभी रियल सेंस में कुछ 7-7.5% की है, और 5% अगर मैं उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दूं तो नॉमिनल रेट 12-12.5% की है। अगर मुझे इस नॉमिनल रेट पर रिटर्न बनाना है कि भारत की टॉप कंपनियां इसी रेट पर बढ़ेंगी, इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगी, तो मुझे इक्विटी में ही निवेश करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास कोई सही विकल्प नहीं है इन्फ्लेशन को बीट करने का। तो यहाँ पर अगर मैं 15, 20, 25 साल की अवधि के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा, एक अच्छा लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता हूँ। तो फ्लेक्सी कैप में मेरी चॉइस रहेगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप में मैं निफ्टी इंडेक्स फंड का चुनाव करना चाहूंगा। यहाँ पर आप किसी का भी निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, बंधन निफ्टी इंडेक्स फंड। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लंबी अवधि का है, आप कुछ अग्रेसिव फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मोमेंटम शैली का फंड, जिसे मोमेंटम निफ्टी टॉप 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड कहते हैं, ये भी एक दो फंड हाउसेस के हैं, यूटीआई का है, एचडीएफसी का है, आप उसका शुमार कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो में ठीक ठाक मात्रा में मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन भी करेंगे। तो मिड कैप के अंदर में ईडलवाइज मिड कैप, और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप फंड। इस तरह के फंड से एक थोड़ा सा अग्रेसिव स्वरूप जरूर आता है इस पोर्टफोलियो में, पर मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो 15 से 20 साल की समय अवधि का है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने सारे एसेट क्लासेस और थोड़े से पैसिव और फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स भी इसमें शामिल कर लिए हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेश के फंड में मिक्स ऑफ पैसिव और एक्टिव है मोहित की पसंद, जिसमें एक इंडेक्स फंड भी है निफ्टी 200 मोमेंटम वाला, फ्लेक्सी कैप भी है। इसमें डेफिनेटली आपको लार्ज मिड और स्मॉल कैप का मिल जाता है पूरा। और पराग पारिक यूजुअली दे आर मोर लार्ज कैप बायस्ड। मिड कैप में मिड कैप का फ्लेवर है और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप का फ्लेवर तो आपको मिलेगा ही। प्रतिभा, आपकी नज़र में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए कौन से फंड्स आपको पसंद आ रहे हैं? मैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बताऊंगी, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं वो क्या करें। वो क्या मिड कैप स्मॉल कैप लेना चाहिए, उनके लिए दो मकसद है। एक तो उनका मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहना चाहिए और अच्छा रिटर्न्स भी मिलना चाहिए। तो उनका कॉर्पस को डिवाइड करके लार्ज कैप फंड में कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत उनको हाइब्रिड में भी रखना जरूरी है कि 2-3 साल बाद का, 2-3 साल के लिए तो डेट में रखेंगे, 2-3 साल बाद का पैसा हाइब्रिड में रखना जरूरी है। तो एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ गुड फंड टू हैव फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन।
तो एक लार्ज एंड मिड कैप स्पेस का फंड हो गया, ब्लू चिप, अगेन लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में भी जो एक दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का एक कॉमन फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड उभर कर आया है, और एक एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, तो एक हाइब्रिड फंड का एक फ्लेवर भी प्रतिभा ने अपने इस लॉन्ग टर्म निवेश के इस पोर्टफोलियो में डाला है, जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो, बेसिकली मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो हमने आज समझा महंगाई को मात देने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई हो या फिर रिटायरमेंट, दोनों को एक ही चीज सताती है, वो है महंगाई, लेकिन सही तरीके से प्लानिंग करें तो उसको भी मात दी जा सकती है। धन्यवाद करेंगे आपका मोहित और प्रतिभा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।